तो कल हमने शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया को जानना था, जिसमें हमने बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसमें हमने शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, शिक्षण किस प्रकार मनुष्य को सहायता करता है सीखने में। शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी हमने देखी। शिक्षण की शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं भी हमने देखी। शिक्षण तथा विद्यालय शिक्षा, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अनुदेशन में क्या भेद है ये भी हमने देखा। उसमें इसके लिए हमने शिक्षा क्या है, स्कूलन शिक्षा क्या है, अधिगम क्या है, प्रशिक्षण क्या होता है, शिक्षण तथा अनुदेशन क्या है, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हमने यहाँ पर देखा है। साथ ही साथ हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग देखे, जिसमें पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम ये चार महत्वपूर्ण भाग हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए या फिर अधिगम होने के लिए कौन कौन सी उद्देश्य होते हैं वो भी हमने देखा। जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षण विधि का, भाषण शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अधिगम में हम जानते हैं भावात्मक उद्देश्य सफल करने के लिए नाट्यकरण शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम अनुभव करना सीख लेते हैं। क्रियात्मक का उद्देश्य सफल करने के लिए हम प्रयोग इस शिक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं तथा हम करना जानते हैं, ये भी देखा हमने। साथ ही साथ हमने शिक्षण अधिगम के जो 7 तत्व हैं वो 7 तत्वों को देखा। अभी हम देखने वाले शिक्षण प्रक्रिया के कुछ सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के कुछ सिद्धांत, ये शिक्षण प्रक्रिया के जो सिद्धांत होते हैं इनका एक निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बगैर शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं होती है। शिक्षण प्रक्रिया को सफल करने के लिए उसके सामने एक निश्चित ऐसा उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है। अध्यापन का कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं इसको जो पढ़ा रहा हूँ उसका क्या उद्देश्य होगा, वो क्यों पढ़ाना है। जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्टेट क्वालिफाई करना, बराबर। अब मैं ये शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ कि शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत आपको समझना है, आपको मालूमात होना है, इसके लिए मैं शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ। विषय शिक्षक विषय, अब जो कंटेंट है, जो विषय है, वो पढ़ाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। अगर हम लॉगरिथम पढ़ा रहे हैं तो लॉगरिथम बच्चों को जानना है या फिर बच्चों को आना है, ये उसका उद्देश्य होगा। इस तरह से हम किसी न किसी निश्चित के बगैर, किसी न किसी उद्देश्य के बगैर हम उस कंटेंट को पूरा नहीं कर पाते। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है। हर एक इसका, प्रत्येक कंटेंट का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि कोलबर्ग हो, जीन पियाजे हो, इनका कंटेंट का अपना अपना क्या होता है, एक महत्व होता है। उस महत्व के तरीके से इसको पढ़ाना होता है। हाँ? जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है और उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। तो ये लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य और द्वितीय उद्देश्य है वो विशिष्ट उद्देश्य। एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि विषय वस्तु संबंधित अध्याय से होता है, जबकि विशिष्ट उद्योग का संबंध किसी अध्याय से होता है। ठीक है, तो क्या है, विषय वस्तु जो है वो विषय वस्तु का जो अध्याय है, तो किसी भी उद्देश्य को पूरा करते वक्त दो उद्देश्य रहते हैं, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य है, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु को संबंधित होता है ना, और विशिष्ट उद्देश्य संबंधित किसी अध्याय से होता है। यानी मानो अब सीडीपी है, ये सामान्य उद्देश्य है कि बच्चों को सीडीपी पढ़ाना है। अब क्या है विशिष्ट, या फिर सामान्य उद्देश्य वो भी होता है कि सीडीपी में कई 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर उसके सामने उद्देश्य है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या है, उसी में का जीन पियाजे पढ़ाना है, वो विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। कोहलबर्ग पढ़ाना है तो वो क्या रहेगा, विशिष्ट उद्देश्य रहेगा, बराबर। जो बीट होता है, जो अध्याय होता है, जो पढ़ाना है महत्वपूर्ण कंटेंट, वो विशिष्ट रहेगा। और सामान्य क्या रहेगा, जिसके भीतर वो आता है वो रहेगा सामान्य। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो एक दूसरे से
मिलकर आता है। यह सिद्धांत परस्पर परस्पर संबंध के आधार पर ही शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर डालता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है, ये आगमनात्मक से निगमनात्मक, इंडिक्टिव से डिडक्टिव की ओर जाता है, और ये जो नियम है वो नियमों का पालन करता है। या हम जब भी पढ़ाते हैं, किसी संज्ञा को पढ़ाते हैं, किसी विषय को पढ़ाते हैं, जो भी कुछ पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जो उपस्थित उदाहरण रहते हैं, उदाहरण को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उपस्थित उदाहरण जो भी है उसको पढ़ाकर समझकर पढ़ाना चाहिए। जो भी कुछ उद्देश्य है उस उद्देश्य को सामने रखकर पढ़ाना है, और पढ़ाते वक्त हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करना है। ज्ञानापासून अज्ञानाकडे आणि अज्ञानापासून ज्ञानाकडे, ये जो नियम है, इन नियमों का फॉलो करते हुए हमें आगमन यानी नियमों की ओर से उदाहरण की ओर, और निगमन है उदाहरण की ओर से नियमों की ओर। हम कभी भी जब पढ़ाते हैं तो उपस्थित उदाहरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उदाहरण लेना है, बच्चों को समझ में आए, जैसे कि कुर्सी, टेबल, कलम आदि के नाम आपको बताने हैं। और ये आम बात अब जब बच्चों को बताते हैं तभी बताने के बाद ही समझ में आता है किस चीज को क्या कहा जाता है, किस चीज को कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर गणित को सॉल्व करते वक्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी और सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल सभी सब्जेक्टों में किया जाता है, जैसे कि इतिहास हो, विज्ञान हो। इतिहास में तो बहुत बेहतरीन किया जाता है, क्योंकि हम जब स्पष्टीकरण करते हैं तो जब वहां की सिचुएशन को सामने रखना है, और फिर उस सिचुएशन का परिणाम, उसका कारण, उसका कॉजेस निकालने लगा, तो हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल निगमनात्मक निगमनात्मक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जब कारण बताते हैं, 1857 की कारण क्या है, तो एक कारण जब बताते हैं तो हम आगमन से जाएंगे, और आगमन पहले कारण बताएंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन निगमनात्मक में वही क्या है, सिचुएशन बताने से ऑटोमेटिकली कारण आते हैं, वहां के कारण बाहर आते हैं, और कारण से ही बच्चे निगमनात्मक वहां के नियमों तक जाता है। इसीलिए जब भी हम पढ़ाते हैं तो उसका एक दूसरे से संबंध होना जरूरी होता है, और संबंध के बगैर, उस चीजों का संबंध के बगैर पढ़ाने में कोई अर्थ नहीं है। फिर आता है अभिप्रेरण का सिद्धांत। अब अभिप्रेरण का मतलब ये प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन के बगैर हम पढ़ा नहीं सकते। बच्चों को मोटिव करना है, मोटिव का मतलब ये जरूरत, आवश्यकता, गरज, इसके कारण हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और ये अभिप्रेरण जो होती है, ये बच्चों में बहुत बेहतरीन काम करती है। एक इसका अपना एक खुद का एक ऐसा रोल रहता है कि बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में मजबूर करता है। आज आप इसी अभिप्रेरण की वजह से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी अभिप्रेरण की वजह से, अगर आप में अभिप्रेरण नहीं होती तो आज अपने इतने सुबह में आप यहाँ इस क्लास में ज्वाइन ही नहीं होते। यस और नो, सही है गलत है? ये सही है सर। सही है। और ये अभिप्रेरण का ही सिद्धांत बनता जब है, तब यहाँ पर दोनों अभिप्रेरण के प्रकार आते हैं। एक आता है आंतरिक अभिप्रेरण, और दूसरा है बाह्य रूप से। बाह्य रूप से जो अभिप्रेरण दिया जाता है वो टेम्पररी होता है। वो कितना हो सकता है, जिस तरह से मैं आपको प्रेरित करता हूँ, जिस तरह मैं आपको मोटिव करता हूँ, वो सिर्फ 2 मिनट, 10 मिनट हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक रहता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो अभिप्रेरण रहता है, मोटिवेशन रहता है, वो रहता है आंतरिक, भीतर से। जब तक आप उस कामयाबी को हासिल नहीं करते, तब तक आप वहां पर कुछ पाते नहीं है, तब तक आप प्रेरित रहते हैं। एक ही मिनट, सुबह का वक्त था, तो चलो सोचा मैं आपके साथ चाय क्यों ना लूं, तो मैंने अभी फिलहाल
हॅलो. हॅलो. सरांचं म्यूट आहे, आवाज येत नाहीये त्यांचा मला पण. हो ना, हा, मेसेज करा. नाही 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 येत नाही. 2 मिनिटं. अरे बापरे, सांगायचं नाही. अरे बापरे, मी पूर्ण स्टोरी सांगितली इथं. माईक म्यूट करून पूर्ण स्टोरी सांगितली. अहो सर, तुमची तब्येत ठीक नाही आहे ना, मला वाटलं की एक 5 मिनिटं म्हणजे रेस्ट घेताय की नाही, काय. मी लगेच माईक चालू केल्यासारखं वाटलं आणि मी पूर्ण स्टोरी सांगितली त्या अभिप्रेरणची. अवघड आहे. तरी म्हणतो मी का आवाज येईना, आता विचार म्हणतो कळलं का म्हणून. व्हेरी सॉरी सर, व्हेरी सॉरी. अरे म्हणून म्हणतो मी, कधी कधी मध्ये मध्ये बोलत जा, मध्ये मध्ये बोलत जा, मला कळतं. आता हा 5 मिनिट उगाच वेळ गेला का नाही, हे याच्यामध्ये मी पूर्णपणे स्टोरी सांगितली होती की जी आपल्या पेपरमध्ये आली होती, हे की नाही. एक ते आजोबा होते बघ, महाराष्ट्रामधलीच गोष्ट आहे की आजोबा म्हणजे नाही, ते मुळात ते तरुणच होते, आता ते आजोबा झाले. म्हणजे होतं काय की एखादा माणूस आंतरिक प्रेरणेतून प्रेरित झाला की त्याचं किती बेनिफिट मिळतो याचं एक उत्तम उदाहरण मी आता, तुम्ही ऐकलं नाही मग तर मी आणि फक्त कम्प्युटरनंच ऐकलं. तो गोष्ट काय होती, तर एक गाव होतं आणि त्या गावामध्ये जोडपं राहत होतं. आणि ती जी काही तिची पत्नी होती त्या ची, ती पत्नी प्रेग्नेंट होती. आणि ज्या गावामध्ये ते राहत होते, गाव आडवरणी, आणि तिथून एक 10-25 किलोमीटरवर दुसरं गाव, आणि त्या गावामध्ये सगळ्या फॅसिलिटीज किंवा दुसरे दवाखाने, साधा दवाखानाही किंवा साधा डॉक्टरही गावामध्ये नव्हता. काय करायचं असेल तर त्या दूरवरच्या गावात जाऊन करावं लागत. आणि इथून ने-आण करण्याच्या व्यवस्था सुद्धा ह्या गावामध्ये नव्हत्या. ने-आण करण्याच्या आधुनिक सुविधा जसे की सायकल, मोटार, गाडी नो. आणि काय जे असेल तर ह्या बायकोला त्या बरोबर ते डिलिव्हरीचं पिरियड आल्या कारणामुळे बरोबर ते त्याला घेऊन जायची वेळ आली, रात्रीची वेळ होती. आणि जो रस्ता होता तो रस्ता अडवळणी आणि भयानक आणि दूरवरचा होता. आणि जो जवळचा होता त्या जवळमध्ये एक पर्वत होतं, आणि ते काही डोंगर आहे, तो डोंगर असल्या कारणामुळं दूरवरून जावं लागत होतं. त्या डोंगरातून रस्ताच नव्हता. आणि जो काही जिम्मेदार होता त्याचा डोंगर आणि त्या डोंगरामुळे पडलेली दुसरीकडून लांबची वाट, ह्या कारणामुळं अंधार आणि जायला वेळ लागला. आणि निश्चित वेळेमध्ये तो आपल्या पत्नीला त्या डॉक्टरजवळ घेऊन जाऊ शकला नाही. म्हणून त्या मुलीचं, त्या स्त्रीचं त्या मुलासकट काय झालं, मृत्यू झाला. आणि मृत्यू झाल्या कारणामुळं बाप हा जो आहे, हा जो त्या याचा पती जो आहे, तो एकदम हे झाला. आणि त्यानं दोष कुणाला दिला माहितीये का? त्यानं दोष दिला त्या उभारला असणाऱ्या पर्वताला, त्या डोंगराला. काय म्हणून दिलं दोष, की तू मध्येच उभा होता रस्त्याच्या, म्हणून मला दूरवरून जावं लागलं. आणि दूरवरून जावं लागलं म्हणून त्या माझ्या पत्नीचा मृत्यू झाला. अशा अजून कित्येक पत्नीचा, कित्येक मुलीचा बळी जाणार आहे, आणि तू याची वाट बघतोय. म्हणून त्या डोंगराला त्यानं चेतावणी दिली. आणि त्यानं हे करत असताना, कारण ह्या डोंगरामुळं दुरून जावं लागत होतं, म्हणून रागवून वेधून त्यानं त्या डोंगराला फोडायला सुरुवात केली. त्यानं त्या डोंगराला कुदळ फावडा घेऊन, आणि हातोडा घेऊन त्याला फोडायला सुरुवात केली. हे लोक बघत होते. मान्य आहे बाबा, तुझी पत्नी मेली, तू दुःखाच्या भरामध्ये हे सगळं करतोय, मान्य आहे आम्हाला. पण तुझ्या एकट्यानं काय होणार आहे, सोडून दे, असं करू नकोस. हे सगळे गावकरी येऊन समजावून सांगत होते. परंतु हा देह्यानं, हे अभिप्रेरणेनं, तो पिसाटलेला माणूस त्यानं ते फोडायला सुरुवात केली. आणि वर्षा 2 वर्षामध्ये त्याने त्या ठिकाणातून अशक्य असणारी गोष्ट एकट्या माणसानं त्या पर्वताला पोखरून रस्ता निर्माण केला. हे कशामुळे शक्य झालं? हे शक्य झालं त्या अभिप्रेरणेमुळं, तिच्या स्वतःच्या आंतरिक प्रेरणेमुळं. जर बाह्य प्रेरणा आपण कोणी दिली असती, म्हणलं जे पर्वत फोडून काढ, तर झालं असतं का? तुम कर सकते हो, यू डू इट, अमुक इट, तमुक इट म्हणून सांगितलं असतं, तर त्यानं ते केलं नाहीच असतं का? ते पॉसिबल नाही होतं? होतं का पॉसिबल? नाही. नाही नाही नाही. इम्पॉसिबल. त्याला स्वतःची आंतरिक प्रेरणा होती. आणि त्या प्रेरणेनं ज्याची त्याच्या लोकप्रिय असणारी, त्याची प्रिय असणारी ती जी व्यक्ती, जी पत्नी स्वतःची, ती गेली. आणि त्याच रागातून, त्याच ह्याच्यातून तो त्याला काय केला, त्यानं त्या डोंगरावरती त्यानं घात करून त्या डोंगरातून रस्ता केला. मला वाटतं 8-15 दिवसाखाली पेपरला पण तीच बातमी आली होती बघा, किंवा मी कुठेतरी पाहिली होती. आणि हीच जी बातमी ही सत्यात आहे. मग असं जर डोंगर पुरकरून एखादा माणूस आपली ध्येय म्हणा किंवा आपल्या जी गरज आहे ती पूर्ण करू शकत असेल, तर मग आपण का करू शकत नाही? शिक्षणामध्ये या अभिप्रेरणेशिवाय इलाजच नाहीये.
स्वतः जोपर्यंत आपण मोटिव्ह होत नाही, बाह्य नाही तर आंतरिक होत नाही, तोपर्यंत त्या गोष्टी आपण अचीव करत नाही आहे, हे लक्षात घ्या। और ये जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप आपकी किसी भी ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर वो सीटेट हो या अपनी जिंदगी की किसी भी राह की किसी भी मोड़ हो। यस और नो? सही है? सही है सर, यस। सही है सर। पुनर्निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण एवं अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस का ही महत्वपूर्ण है। इस पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत यह प्रसिद्ध लोक व्यक्ति है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बराबर। और ये परफेक्ट बनाने के लिए ही प्रैक्टिस है। अभ्यास का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज को हमें देखना है, समझना है। अब मैं तो यहाँ पर पढ़ाता हूँ, आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो आपने सॉल्व नहीं किया, आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, ओनली जो मैंने पढ़ाया है उसको ही ध्यान दिया है, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए किसी भी चीज का प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रैक्टिस करे बगैर वो चीज भी नहीं आती। जिस तरह से देख लो अभी की मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज पूरे नहीं करेंगे तो वो जो कंटेंट है, लसावी है, मसाइल है, जो भी कुछ है, वो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए किसी भी बात का अगर हमें ये करना है तो सराव महत्वपूर्ण है, उसका प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। जो छात्रों को मूल्यांकन की एक विधि भी है, जिसकी तरह से आप कितना प्रैक्टिस कर पाए, कितना समझ पाए, ये देखने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, और आपको कितना समझ पाया है ये हमारे समझ में आता है। फिर है अगला पुनर्बलन का सिद्धांत, रेनिफोर्समेंट। और ये जो होता है पुनर्बलन के तरह ही हम सीखते हैं। पुनर्बलन क्या होता है? एक आध बच्चे ने अगर देखो एक अच्छा किया तो हम उसको वाह वाह बोलते हैं, एक आध ने गलत किया तो उसको हम डांटते हैं, दंड करते हैं उस घटना का स्वरूप देखकर, बराबर। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मान लो तुम 5वीं कक्षा के छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा पुनर्बलन महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अब देखेंगे तुम्हें पुनर्बलन का है मतलब क्या सर। मालूम है? है सर। हाँ, क्या है और किस तरह से देना है पुनर्बलन, रेनिफोर्समेंट किस तरह से करना है बच्चों को? हाँ, यही तो नहीं जानते सर, आप अटका लेते हैं हमें, पहले पूछते हैं हाँ या ना, हाँ बोले कि पूछो बोलते हैं, है कि नहीं? इसीलिए हम बोल नहीं पाते। तो त्यांना बताओ छोट्या 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 उदाहरणातून ती क्रिया करण्यासाठी उत्तेजित आपण केलं पाहिजे, म्हणजे त्यांना कस- तू हे छोटं छोटं वाक्य देखील करू शकतोस। आता भाषेचा विषय असेल, आपण नाम शिकवत असतो, तर त्यांना छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण त्यांनी म्हणजे त्या गोष्टी शिकवू शकतो त्यांना, आणि म्हणजे छान, व्हेरी गुड असं देऊ शकतो। मला तेच म्हणायचंय, तुम्ही पुनर्बलनचा अर्थ काय बघितलं हे मला बघायचं होतं, की काय करणार, काय व्हॉट टू डू, क्या करोगे वहां सर पर? त्याला शिकवणार, गणित कसं सोडवायचं हे त्याला शिकवणार। नो, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मालूम है मुझे, लेकिन पढ़ाते वक्त क्या करना है? पुनर्बलन प्रोत्साहन देना। का सर पुनर्बलनचा अर्थ? प्रोत्साहन म्हणजे काय करणार, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपका नाही, कंसेप्ट तो मैंने बताया, पुनर्बलनचा अर्थ मैंने इसके पहले आपको बताया पुनर्बलन का मतलब वेरी गुड बोलेंगे, और सभी बच्चों को तालियां बजाने के लिए बोलेंगे। करेक्ट, वेरी नाइस। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, वेरी नाइस, नाइस, अच्छा, वाह, छान, शाबाश, तू करू शकतो, वाव, वंडरफुल। ये जो वर्ड्स हैं ये बच्चों को प्रेरित करते हैं, पुनर्बलन देते हैं सकारात्मक कार्य करने के लिए। मान लो मैंने पहले भी बताया था, इसको कहते हैं शाब्दिक पुनर्बलन। क्या कहते हैं इसको? शाब्दिक पुनर्बलन। और कभी कभी हम क्या करते हैं, क्रियात्मक पुनर्बलन करते हैं। क्या करते हैं बताएं? क्रियात्मक में जिस तरह से हमने शाब्दिक पुनर्बलन किया, अब मुझे बताओ क्रियात्मक पुनर्बलन क्या होगा यहाँ पर? सगळ्यांना टाळ्या वाजवायला लावायचं। वेरी नाइस, तालियां बजाना है, तालियां बजाने से बच्चों को क्रियात्मक। और दूसरा है आमिष दिखाकर, जैसे कि किस चीज देना है, जैसे कि चॉकलेट दो, हाँ, ये दो, वो दो, ये देकर भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, ये हो गया हमारा सकारात्मक पुनर्बलन। अब मुझे बताओ नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और किस तरह से करें? तू ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होएगा ये, ऐसी ठीक वर्ड हम यूज करेंगे तो वो नकारात्मक होंगे। ठीक है। और
अगर उनको सॉल्व करने के जैसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर। मैं आप पर आजमा कर दिखाऊं, आपको कोई गलती नहीं हो, आपको कोई गुस्सा न आए बोल के मैं दिखाऊं, आप पर करके दिखाऊंगा। मैं टीचर यस हूँ, यस। आप स्टूडेंट हैं। आप, मैंने यस क्वेश्चन पूछा आपको, आप उसका आंसर दे रहे हैं। अब या जिस तरह से मैडम ने दिया, मैं, आप गुस्सा मत मानो, गुस्सा मत नहीं। मानो। हाँ, अभी नहीं अभी एग्जाम्पल ऐसा दिखा, कुछ नहीं सर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। चलो मानो आपको छोड़ हाँ। दो, आप नहीं है। अब मैं 5वीं कक्षा को बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और 5वीं, क्योंकि गुस्सा भी आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो अभी देखो, मैंने 5वीं का क्लास में बच्चे हैं, और मैं वहां पर पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और मैंने पूछा कि कर्ण किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं, और व्यास किसको कहते हैं देखने के लिए, मतलब एक बच्चे ने थोड़ा ठहरा और बता रहा है, लेकिन बताते वक्त उसने आंसर गलत दिया। अब गलत आंसर हाँ। देने पर मेरा रोल क्या होगा? मेरा रोल क्या होगा? मैंने उसको बराबर है क्या है ये बताने की जगह मैंने उसको डांटा, मूर्ख गधा, हाँ। तब से ध्यान कहाँ था तुम्हारा, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर, मैं इतना ये करके पढ़ा रहा हूँ, वो करके पढ़ा हूँ, गधा है तू, ऐसा है तू, वैसा है, मूर्ख है तू, और बैठ जा। ऐसा अगर मैंने उसको कहा तो क्या असर होगा उस बच्चे का? सर वो इमोशनल होगा सर। करने का नाद ही छोड़ देगा। असर नहीं होगा सर वो, और ज्यादा इंटरेस्ट। सीखने की तरफ आकर्षित नहीं होगा। बराबर, एक हो गया। हाँ, ये अक्सर हमारे से यहाँ पर होता है। इसीलिए बच्चों को ऐसा नकारात्मक पूर्ण पुनर्बलन यहाँ पर नहीं देना, यहाँ पर सकारात्मक दो। वाह अच्छा, तू पहुंच, तूने ट्राई अच्छा किया, तूने ट्राई अच्छा किया, लेकिन ये सही नहीं है। तूने ट्राई अच्छा किया लेकिन ये सही नहीं है। ये क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि सकारात्मक पुनर्बलन देने से हम सही आंसर की ओर जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है, देखो कि बच्चों में एक आध चीज जो है उसको हमें क्या करना है, उसको मिटाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का चोरी कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि वाह शाबाश, क्या बेहतरीन चोरी की, और अच्छी चोरी करो, तुम कहेंगे तालियां बजाकर? कहेंगे क्या? नहीं, नहीं कहेंगे, नहीं हाँ। सर। नहीं कहेंगे। हाँ, यदि खुले आम यहाँ पर जो कुछ बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ जो दंगे होते हैं, ये सब कुछ होता है, अगर यहाँ पर ऐसे करने वाले को अगर हम बख्शीश देंगे तो वो क्या करेंगे, और करेंगे। इसीलिए उन्हें दंड देना बहुत जरूरी है। ऐसे को खुलेआम बाजार में ठहरा करके फांसी दो, गोली मारो, ये करो, यस और नो, डर हो जाएगा। तो ये क्या है, यस नकारात्मक सर। पुनर्बलन है, जिससे वो चीज न करे दोबारा, उस चीज से ये चीज दोबारा ना करे। देखो आज भी अखबारों में या डेली, एक दिन ऐसे नहीं है कि ये चोरी है, डकैती है, या फिर वो बलात्कार का कुछ आ रहा है। ये सब कुछ चीजें नहीं आती है पेपर में, ऐसा एक दिन भी नहीं। पेपर जैसा खोले, जैसा खोलते हैं हम, वैसे कुछ ना कुछ अखबार में आता ही है, पढ़ने मिलता ही है। क्यों होता है? कौन जिम्मेदार है इसको? इसको हमारी जो शासन प्रणाली में जो कायदा है, दंड का स्वरूप जो है, उसे कोई डर नहीं रहा। अगर वो डरता है उस कायदे से, तो ये चीजें दोबारा नहीं होती। तो नियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो नकारात्मक पुनर्बलन का यहाँ मतलब वो होता है कि उसे उस चीज से छुटकारा पाना है। अगर कोई लड़का झूठ बोलता है तो उसको मारो, पीटो, दंडित करो, उसे तुम मत छोड़ो। उसको अगर तुमने छोड़ दिया तो दोबारा वही घटना करेगा, क्योंकि कुछ नहीं होता। हम गाड़ी पर बैठ के ट्रिपल सीट जाते हैं, लेकिन आपको पता है आरटीओ का रूल क्या है कि गाड़ी पे डबल सीट ही जाना है, ट्रिपल सीट जाना नहीं है। फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस देखो, हम ट्रिपल सीट लेके जाते हैं, कभी कभी 4 सीट बिठा के लेके जाते कि नहीं जाते? कैसे ना? हाँ आ जाते हैं सर क्यों ऐसे। जाते, क्यों जाते? आपको तो पता है कि डबल सीट ही बैठना है गाड़ी पर, फिर भी 3 सीट बैठते आप, क्यों? आप नहीं बैठते, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे सब मैं कब बैठती थी बस। ऐसा नहीं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो दंड का स्वरूप है वो बहुत नॉमिनल है। हम बैठते तो ट्रिपल सीट है, और बोलते हैं क्या ट्रॉफिक आए तो उतर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जहां ट्रॉफिक ठहरा होता है वहां पर उतरते हैं, और आगे जाकर उस पर बैठकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर ही नहीं है। क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन के लिए दंड महत्वपूर्ण है। वो दंड अगर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए स्कीनर ने भी इस पर क्या किया था, देखो, वो चूहे पर जिस तरह से थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया उस बिल्ली पर, हाँ, और उसने भी वहां पर प्रयोग किया था नकारात्मक पुनर्बलन करने के लिए। दोनों में जो फर्क है स्कीनर और इसमें, वो एक ही शब्द का है, वो है पुनर्बलन पर।
पुनर्बलन के लिए यहाँ पर राइट की जगह उसको सकारात्मक देना है और रॉन्ग की जगह उसे नकारात्मक पुनर्बलन देना है। कि जिस तरह से उसको वो दरवाजा खोलना है पिंजरे में, तो उसको खोलने के लिए जिस तरह से उसने खिड़की को दबाया तो दरवाजा ओपन हो गया स्विच को दबाने के बाद, दरवाजा ओपन हो गया और फिर उसको क्या मिला, मछली मिली, बराबर। ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि खोलना मुझे इसलिए कि मछली को प्राप्त करना है, सकारात्मक पुनर्बलन। अब नकारात्मक के लिए क्या क्या, जैसे उसने उस खिड़की को दबाया, स्विच को दबाया, वैसे उसको शॉक लग गया, तो एक बार दो बार शॉक लग गया तो वो खोलेगी क्या, तो उसकी जगह उसने दो तीन अलग अलग स्विच बनाए थे और कोने कोने में के तीन स्विच पर वहां पर करंट था, एक ही स्विच पर वहां पर ये था। तो जिस जगह पर उसने उस स्विच को रखा था वो बंद किया, यानी उसकी आदत को कन्वर्ट करने के लिए पुनर्बलन किया था। तो फिर जिस जगह उसको किट्टी दबानी थी वो उसने बंद कर दी और जहां ये स्किनर चाहता था वहां की किट्टी दबाना शुरू किया। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को नकारात्मक पुनर्बलन देकर भी हम उसकी आदतों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, तो ये सब कुछ भी जो है वो अभिप्रेरण से संचालित होता है, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक जो पुनर्बलन है वो हम पर निर्भर है, हम पर ही निर्भर है कि उसका आंसर देना है कि नहीं देना है, बराबर। इसीलिए कम से कम आपको अच्छा पढ़ाने आए या ना आए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अच्छा पढ़ाने आए या ना आए, कम से कम उन बच्चों को मोटिवेट करो, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं वो खुद मोटिव होने की वजह से खुद ढूंढेगा, खुद लर्न करेगा, खुद किसी को पूछेगा, खुद किसी से लेगा या फिर यूट्यूब पर देखेगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करके वो खुद पढ़ने की कोशिश करेगा। उसको इतना प्रेरित करो कि वो खुद कर पाए, बराबर। एक अच्छा टीचर वही होता है। दूसरा है यस उत्तेजित सर। या प्रोत्साहन का, यस। दूसरा है उत्तेजित या प्रोत्साहन का सिद्धांत। उत्तेजना जो पद है किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को दर्शाती है। हाँ? इस सिद्धांत के अनुसार कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है, कार्य के प्रति। जैसे जिस तरह से आप उत्तेजित है, मुझे सीटेट क्वालिफाई होना ही है क्योंकि मेरी जॉब पहले से तय हो चुकी है, अगर ये सीटेट का सर्टिफिकेट मिल गया मानो मैं परमानेंट हो गई, तो ये उत्तेजित है। और कुछ लोग मिलना है, देखेंगे, पास तो हो जाएंगे, फिर देखेंगे। हाँ? उत्तेजित, खुद कितना प्रोत्साहित है, खुद कितना उत्तेजित है, उस पर यह डिपेंड करता है। तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय एवं सृजनशील होगा। किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वातावरण, व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षण तकनीक तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में होता है। और ये उत्तेजना जो होता है या फिर प्रोत्साहन जो मिलता है वो वहाँ के एटमोस्फेयर, व्यक्तिगत के उसके अभिरुचि से, हाँ, शिक्षण तकनीकी से और अधिगम टीचिंग लर्निंग का जो आप साहित्य इस्तेमाल करते हैं उससे वो उत्तेजित होता है, प्रोत्साहित होता है। अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में अगर ये स्लाइड नहीं होती तो आप उसको उतनी देर तक सह पाते मेरे बोलने को, सिर्फ बोलने को नहीं पाते। इसीलिए टीचिंग लर्निंग में सामग्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, तरीका महत्वपूर्ण है, तकनीक महत्वपूर्ण है, एटमोस्फियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपका अभिरुचि इंटरेस्ट भी महत्वपूर्ण है। इसके बगैर हो ही नहीं सकता। हाँ? ये दूर जाने के बगैर हमारे खुद पर सीटेट की एग्जाम पर अगर हम फोकस करेंगे तो ये पूरे रूल यहाँ पर, सिद्धांत यहाँ पर मैच होते हैं और तुरंत हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि यस सर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम, आयाम कोणचे, याला मराठीमध्ये सूत्र म्हणतात बघा, शिक्षणाचे अध्यापनाचे सूत्र आहेत ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम है, डायमेंशन है, जिसको हम पढ़ाते हैं, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, बराबर। तो क्या करो, यहाँ पर एक दो जन, इसका पहला जो है ना उसको पढ़ना है और उसको एक्सप्लेन आपके तरीके से करके दिखाना है, एक एक जन करो। यानी ये 6 पॉइंट है, हर एक लड़के ने या लड़की ने अलग अलग तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। कौन शुरू करेगा, और उतने में 2 मिनट में मैं आ जाऊंगा, शुरू करो, चलो एक्सप्लेन करो, और एक होने के बाद एक 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 करना है, 2 मिनट में आता हूँ।
हॅलो. हाँ बोला मैडम। हाँ आता बोला। इसमें सरल से जटिल की ओर जो है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पहले सरल बातें बतानी चाहिए जो एक क्रम में हो, अर्थात पहली गिनती, पहाड़, टेबल, तब जोड़ घटाव इत्यादि। इसके बाद जटिल बातें बतानी चाहिए। इसका अर्थ ऐसा है कि हम मैथ्स पढ़ाने के टाइम पे पहले बच्चों को अंक क्या होते हैं, अंक कैसा लिखना, उससे शुरुआत करनी चाहिए। और उसके बाद उसको जोड़ना, घटाना, और उसके बाद जो कठिन होता है गुणाकार, भागाकार, यह सिखाना चाहिए। ये जो तरीका है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाने का, मतलब सरल से जटिल की ओर जाने का ये तरीका है। इस तरीके से हम सिखाने से बच्चे जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट कोण सांगताय का? हाँ मी सांगते। ओके, ठीक है. दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक को शिक्षण के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि बच्चों को जो पहले से पता है, छोटी छोटी बातें उनको जो पता है, वो पहले इंट्रोडक्शन करना है, उसका प्रस्तावना करना है। उसके आधारित आप जो हम आगे का सिखाने वाले हैं, जो अपना टॉपिक है, उसको पहचान दिखा के उसके आगे का हम सिखा सकते हैं। म्हणजे सोप्याकडून अवघडाकडे असं या नियमात सांगितलेलं आहे। ओके, वेरी नेक्स्ट नाइस। सांगा मॅडम। ओके, वेरी नाइस। रुको रुको, अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो जी अभी सर, क्या है। यस। हाँ, तो अभी क्या है, देखो, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स, बराबर। क्या सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स? सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स. सिम्प्लेक्स वेरी टू नाइस। कॉम्प्लेक्स। यानी सरल से जटिल की ओर। कोई भी चीज अगर हम सिखाते हैं, कोई भी चीज है, तो जटिल पढ़ाएंगे पहले क्या सरल पढ़ाएंगे? कोई भी चीज हो। सरल पहले पढ़ाएंगे. सरल पढ़ाएंगे। पहली का बच्चा है, एक पहली क्लास का बच्चा है, उसको क्या पढ़ाएंगे आप? मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो उसको डायरेक्ट लाइनर, वो जो लसावी मसाई पढ़ाएंगे आप? पहली का नहीं बच्चा सर। नहीं, सर पहले अंक अंक. यस, वेरी उसको नाइस। समझने कभी भी पढ़ाते वक्त सरल से जटिल की ओर जाना है। जिस तरह से हमें पहले शरीर की मालूमात करा के देना है, शरीर शरीर की अवयव बड़े बड़े, और फिर उसके अंदर का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, रक्ताभिसरण प्रक्रिया है, हृदयाचं काम आहे, ये बातें पढ़ानी है। पहले जो स्थूल है, जो सामने दिखता है, वास्तव में है, जो इजी है, जो बच्चा समझ सकता है, उसको पढ़ाओ, फिर उसको सिंप्लेक्स करो जाओ, बराबर। अब देखो कि गणित एक ऐसा जटिल विषय है जो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन उसी जटिल विषय को भी सरलता से पढ़ाने आ सकता है। क्योंकि अगर हम सरलता से जटिल की ओर जाएंगे पढ़ाते वक्त, तो बच्चों को धीरे धीरे वहां पर समझ में आएगा। आया बात समझ में? फिर है, ये जो है शिक्षण है, टीचिंग लर्निंग में हमें क्या करना है, ये सूत्र है। कभी भी पढ़ाते वक्त इन बातों को हमें दोहराना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ही जाना है। कभी कभी मालूमात होता है, हमें 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 ऐसा लगता है कि हम बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, हम माशाल्लाह, हम बहुत पूछो मत, हम कितने भारी टीचर हैं, खुद को लगता है। लेकिन तुम कितने भारी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सामने बैठे छोटे बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाते वक्त क्या पढ़ाना है, ये मालूमात होना बहुत जरूरी है। तो कभी भी पढ़ाते वक्त ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। जो पहले मालूमात है उसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे लेके जाना है। ऐसा उल्टा कभी नहीं करना है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। हाँ, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर आप जब लेके जाते हो, तभी बच्चा उस चीज को, उस पाठ को, उस इसको, कंटेंट को समझने की कोशिश बेहतरीन करता है। फिर है संश्लेषण और विश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को, मैंने विषय वस्तु को छोटा छोटे हिस्सों में पढ़ाते हैं, छोटे छोटे भाग करून आपण त्याला शिकवतो, तुकडे तुकडे करून शिकवतो। फॉर एक्झाम्पल, आपण गणित शिकवत असताना त्या गणिताच्या जे काही पायऱ्या आहेत, या छोट्या छोट्या भागामध्ये करतो आणि मग त्याचं उत्तर काढतो, बरोबर आहे का नाही? विज्ञानामध्ये सुद्धा रक्ताभिसरण प्रक्रिया असेल, याच्या छोट्या छोट्या भागामध्ये त्याचं आपण विश्लेषण करून सांगतो,
और फिर हम उसको इकट्ठा करते हैं विश्लेषण। तर ओव्हरऑल आपण याच्यातून काय शिकलं, जिस तरह से विश्लेषण में छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, उसी तरह से संश्लेषण में छोटे छोटे भागों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके फिर से बड़ा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एक पूरा सेब हम कैसे खाएंगे, तो छोटे छोटे टुकड़े करके खाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अब संश्लेषण में क्या है, ये जो टुकड़े टुकड़े किए हैं उसको इकट्ठा करना ही ज्ञान है, इसको इकट्ठा करना ही ज्ञान है। अभी जो तो आपने वो सेब के टुकड़े किए हैं उसको इकट्ठा करने का मतलब ही संश्लेषण है। बात समझ में आई? ऐसे ही हमें पढ़ाते जाना है, जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं बच्चों को छोटे छोटे, जैसे कि अभी हमने बताया, क्या बताया की 1857च्या उठावाची कारण काय, तर विश्लेषण काय केलं आम्ही, राजकीय कारण काढली, सामाजिक कारण काढली, तत्कालीन कारण काढली, तो छोटे छोटे तुकड्यामध्ये वाटलं का नाही, बरोबर। आणि मग जेव्हा आपण याच्या छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये ते कारण आपण विस्तारित करतो, या सगळ्या कारणांना एकत्र करून हा उठाव घडला आणि ही एकत्र करायची आणि त्याच्यावरून ते घटना कशी घडली ह्या दोन्ही बाबतीमध्ये आपण त्यांना शिकवू शकतो। समझ में आ रहा है? तो दूसरा है आगमनात्मक से निगमनात्मक, इंडक्टिव टू डिटेक्टिव, मालूमात से न मालूमात तक, मालूमात से न मालूमात तक और न मालूमात से मालूमात तक, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, नियमों से उदाहरण की ओर और उदाहरण से नियमों की ओर। नियमों से उदाहरण की ओर विधि है आगमनात्मक इंडक्टिव, और डिडक्टिव में क्या है, निगमनात्मक, जो उदाहरण से लेके हम नियम की ओर आते हैं। तो ये समझाने के लिए बच्चों को तुरंत पहले उदाहरण देने चाहिए और फिर नियम पर आना है तो हम निगमनात्मक इसका इस्तेमाल करते हैं, और पहले हम नियम बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं तो हम उसका आगमनात्मक करते हैं। तो ये क्या है कि बच्चों को विषय आसानी से समझ में आए, इसीलिए हम इस तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चा जल्द से जल्द समझ में आए, उसको पढ़ने का नॉलेज हो, इसीलिए। ये दोनों का वही है, नीचे 4 और 5, आगमन से निगमन और निगमन से आगमन। किसको कुछ कहना है क्या? आवाज आ रही नहीं ना? ठीक है। अर्थपूर्ण से भावात्मक, कभी भी हमें अर्थपूर्ण से भावात्मक जाना है। अर्थपूर्ण से जाते वक्त अवधारणा पर बल देना है। हाँ, तो शिक्षक अपनी जो भी कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल करता है उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर कोई टीचर ट्री की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सजीव अजीव है ना, निर्जीव, ये अगर पढ़ा रहा है तो वो उसकी चीजें सामने हो, उसका एग्जाम्पल उसके सामने हो, जिससे बच्चे नॉलेज को पढ़ सकें, मालूमात कर सकें, जिससे वो अपने भावार्थ को भी वहां पर जागरूक कर सके। भावार्थ तो क्या है? भावार्थ का मतलब क्या हो सकता है? महसूस करना, उसको जानना, समझना। हाँ, जैसे कि हवा है, प्रकाश है, तरंग है, तापमान है, इनको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, तो ये भावात्मक है। बराबर, जैसे कि गर्मी में बैठे हैं आप, लेकिन एक ठंडी हवा का अगर एक झोंका आके जाता है तो आपको क्या लगता है, कैसे लगता है? एकदम अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है, होती कि नहीं? तो आपको कैसे हुआ, वो महसूस हुआ, तो यानी आपके भाव में चेंज हुआ, ऐसा ना, इमोशनल में चेंज हुआ। और इमोशनल में चेंज होने के लिए यथार्थपूर्ण यानी वास्तव से हमें भावार्थ तक लेके जाना है। हाँ? ये हमें बच्चों को पढ़ाना है। इस तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा पढ़ाने का तरीका और बेहतरीन होगा। बच्चों की शिक्षण की रणनीतियां, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग, बच्चों को शिक्षण देने की रणनीतियां। यहाँ क्या करना है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ना और पढ़ाना है उसको ध्यान देना है। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि छात्रों को किसी छात्रों को किसी विषय वस्तु के विषय में कैसे सिखाया जाए, छात्रों को कैसे सिखाना है, स्ट्रैटेजी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उपस्थिति होना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगर छात्र ही अवेलेबल नहीं है, छात्र ही नहीं, किसको पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे? इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, जो छात्रों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी होता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है टीचिंग लर्निंग की, वो हमें देखना है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है शिक्षण के क्षेत्र में 6E और 5, 6E और 5 क्या है? अभी ये यस यम एक, हाँ? ये क्या है? मॉडल है। ये मॉडल को बनाया गया है कि जिससे
जो बताता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकते हैं, साथ ही छात्रों को भी सीखने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोगी या उपयोग होता है। तो ये जो 6 ES है एवं 1S है वो क्या है देखिएगा। एक रणनीति है यानी स्ट्रैटेजी है हमारे क्लास को किस तरह से एक्टिव करना है, किस बारे में कि हम क्लास में क्यों आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ में आना भी बहुत जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आता है तो हमारा उस क्लास में आना भी कोई भी अहमियत नहीं रखता है। ये नो हम जिस वजह से स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो पढ़ाते वक्त बच्चा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं बार बार आपको पूछता हूँ समझ में आया क्या, आया आ रहा है कि नहीं, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन यू एंड मी, आप में और मुझ में इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन होने की वजह से आप सतर्क रहते हैं, किस लिए, वो कंटेंट को उतारने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए आप रेडी रहते हैं। और लॉ ऑफ रेडीनेस, आप पढ़ने के लिए और मैं पढ़ाने के लिए। और इसमें मेरी स्ट्रैटेजी रहना है, ये रहना है कि बच्चों को क्या समझना है, मैं कब क्या दिखाऊंगा, ये कंटेंट मैं पढ़ाने वाला हूं तो ये कंटेंट के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, मैं इसके लिए कौन सा उदाहरण दूं, मैं इसके लिए कौन सा मॉडल को अपनाऊं, ये मेरी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर क्लास में इस नमूने के बच्चे हैं तो मैं इसको क्वेश्चन कौन सा पूछूंगा, उसको कौन सा पूछूंगा, ये पहले से तय होना है। जिस तरह से आप क्लास को ऐसे उभारोगे, उसको एक्टिव रखोगे, उतना ही आपका लेक्चर बेहतरीन से बेहतरीन होगा। जिस वक्त आपके जो सुनने वाले हैं ये एक्टिव लर्निंग होंगे, एक्टिव होना है ना कि ये डीएक्टिव होना है। वैसे कि आपने लिए क्लास थोड़ी है, ऐसे बच्चे के दिल में आना ही नहीं है। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि अब मैं आज क्या नया पढ़ने वाला हूँ, नया सीखने वाला हूँ, कौन सा मुझे मौका मिलने वाला है। वो उत्साहित होना है, उसको क्या होना है, उत्साहित होना है, खुश होना है, और खुश होकर उसको पढ़ना है। और जैसे वो खुश होकर पढ़ेगा, लर्न करेगा, तभी तो कुछ जान पाएगा, समझ पाएगा। तो इसमें उन्होंने जो 6E दिया है उसको देखना है। पहले है बच्चों को एंगेज करो, उसको क्या करो, संलग्न करो, उसको काम में से एंगेज करना है, वर्क देना है, जिससे बच्चा खुद सोचने की, खुद ढूंढने की काम करे। हाँ, एक एग्जाम्पल दो, उसको सॉल्व करने दो। अगर एग्जाम बोर्ड पे ही तुम सॉल्व करोगे तो तुम खुद टीचर ही एंगेज रहेगा, बच्चा कहाँ पर एंगेज रहेगा। और बच्चा एंगेज नहीं रहेगा तो वो दंगा करेगा, मस्ती करेगा, वो उस पर ध्यान नहीं देगा। बराबर है कि नहीं, आवाज आ रही क्या म्यूट हो गया देखो मेरा। आ रही है सर. नाही सर आहे येत आहे. हा म्हणजे सांगत जाव ना तरी एकटाच इथं बडबडत मी. तो संलग्न होना समझ में आया, एंगेज करना है बच्चों को, एंगेज किसी भी रूप से करना है, एक्टिविटी देकर करना है, एक्सरसाइज देकर करना है, वाद विवाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, किस भी चीज में बच्चों को एंगेज करो जिससे बच्चा दूसरा ना सोचे, कंटेंट छोड़कर। फिर अन्वेषण, अन्वेषण, अभी एक्सप्लोर करना है, उसके भीतर से उसको निकालो, उसको सर्च करने की आदत लगाओ, उसको ढूंढने की आदत लगाओ, खोजबीन करने की आदत लगाओ। अगर उसको किस चीज को मिल नहीं रहा है उसको सपोर्ट करने की आदत लगाओ, उसको ढूंढना, खोज करना, जिससे क्या रहेगा, वो एंगेज करके, एंगेज ही रहेगा, एंगेज में बरकरार रहेगा, साथ ही साथ कुछ नया सोचने की, कुछ नया खोजने की वहां पर उसकी कोशिश जारी रहेगी। एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो, बच्चों को पढ़ाओ, उसको समझा, एक आध कंटेंट के लिए उसकी मालूमात दो, उसकी परिभाषा बताओ, उसको एक्सप्लेन करो, एक उदाहरण दो, कोई चीज दिखाओ, मॉडल दिखाओ, कुछ भी करो जिससे बच्चा वहां पर एंगेज तो रहे, खुद को एक्सप्लोर करे और एक्सप्लेन का मौका दो, आप उसको भी दो और खुद भी लो, जिससे हमारा जो क्लास है एक्टिव बना रहे। और ये एक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, एंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर विस्तृत, इलेबोरेटेड, अभी यहाँ पर विस्तृत उसके ज्ञान को करना है, उसको नहीं करना है, उसके ज्ञान को करना है। उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा वहां पर एक्सप्लेनेशन करना है, साथ ही साथ नए ऐसे कंटेंट, उदाहरण, एग्जांपल्स, ये सब कुछ देना है। फिर उसका इवेल्यूट करना है, कितना समझ में आया, मूल्यांकन, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये उसको बताओ। और क्या आता है, क्या नहीं आता है, जो नहीं आता है उसके बारे में और एक्सप्लेन करो। तो ये हो गया बच्चों का इवेल्यूट, यानी आप बार बार पूछते हैं
बोलकर बच्चे का भी ध्यान आपके पास रहेगा। मेरी टीचर मेरे को कब भी क्वेश्चन पूछती है, किसी भी चीज पर पूछती है, तो मेरे को ध्यान देना है, मेरा अटेंशन सिर्फ उसी पर रखना है, तो बच्चा भी गौर फरमाएगा और वहां पर एक्टिव रहेगा। फिर है विस्तार करना, एक्सटेंड, कोई ज्ञान बढ़ाना है। अभी कहा ना मैंने कि अगर उसको इवेल्युएट करने के बाद कोई कंटेंट समझ में नहीं आया, तो उस कंटेंट, जो कंटेंट समझ में नहीं आया, उसको एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है, उसको विस्तार करके और समझाना है। और आपका ये सब कुछ करने का, ये सब कुछ पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए कि मुझे क्या, कैसे और क्यों पढ़ाना है। इसका एक स्टैंडर्ड आपके पास होगा तो ये मॉडल आपके लिए बहुत ही काम आएगा। इसीलिए यहाँ पर 6 E दिया है और एक ही S है, 6 E और 1 S। ये मॉडल का नाम ही है, और ये मॉडल से हम अगर पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी बच्चों को समझ में आएगी। आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई क्या, कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी बच्चों पर काम करती है? यस सर। हाँ सर। अभी शिक्षण विधियों के प्रकार, अभी जो शिक्षण विधि है, विधि यानी मेथोडोलॉजी, वो किस तरह से पढ़ाते हैं और पढ़ाना है। हाँ, समृद्धि नीलवानी, इसको पढ़ो। शिक्षक शिक्षण विधियों के उपयोग से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाता है और छात्र शिक्षकों की सहायता से सीखने के अनुभव प्राप्त करते हैं। परंतु अनेक शिक्षक विधियों को छात्रों की समस्त क्षमताओं के विकास के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। शिक्षक एवं छात्रों की भूमिका के आधार पर शिक्षण विधियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समझ में आया? शिक्षण विधियों के प्रकार यानी मेथोडोलॉजी है, वेरियस मेथोडोलॉजी। अब ये पढ़ाने के तरीके होते हैं। हर वक्त हम लेक्चर दे सकते हैं क्या? हर वक्त हर चीज पर लेक्चर दे के पढ़ा सकते हैं, कथन करके पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, हाँ, समझ कर जो पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना जो है वो कंटेंट को देखकर पढ़ाना पड़ता है, कंटेंट के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। और वहां पर हर वक्त हम रोल प्ले करके नहीं पढ़ा सकते, हर वक्त हम डांस करके नहीं पढ़ा सकते, हर वक्त हम पिक्चर दिखाकर नहीं पढ़ा सकते, पिक्चर यानी इमेजेस। हर वक्त हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके नहीं पढ़ा सकते। तो वो कंटेंट उस तरह का होना है, वो जो आप पढ़ाने वाला जो पाठ्यक्रम है वो उसी तरह का होना है जिससे हम पढ़ाने में उसको सहायक करें। तो और जो हम पहली कक्षा को जिस तरह से पढ़ाते हैं वो तो उसी तरह से हम 10वीं कक्षा को भी नहीं पढ़ा सकते। तो हमें मालूमात होना है कि ये शिक्षण की जो विधियां हैं वो कौन सी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर इसको 4 विभाग में, 4 हिस्सों में इसको बांटा है। तो पहला आता है शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, यानी जो टीचर के हिस्से में रहता है, जो जिसको टीचर कंट्रोल करता है और जिसमें टीचर का जो रोल होता है वो महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है, और जिसमें टीचर ही एक्टिव रहता है। और ये जो विधियां हैं, ये विधि जो है जिसमें टीचर एक्टिव रहता है, उसके लिए कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मेथोडोलॉजी का। तो पहली है व्याख्यान विधि, फिर है पाठ प्रदर्शन विधि और अनुवर्ग शिक्षण विधि। ये 3 विधियां जो है, ये 3 विधियां टीचर को एक्टिव बनाती हैं, ना कि स्टूडेंट को। ये विधि जिसमें शिक्षक नियंत्रण, जिसमें ये क्लास को, ये विधि को, वो कंटेंट को सिर्फ टीचर ही एक्टिव कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। और इसमें व्याख्यान विधि, आप देखो व्याख्यान विधि, अब मैं व्याख्यान इसे पढ़ा रहा हूँ तो इसमें एक्टिव ज्यादा कौन है, मैं हूँ क्या आप है, ज्यादा कौन है? मैं आपको मौका तो एक तो 2 बार ही देता आप हूँ। है, हाँ, आप तो ही। ये कहाँ तक है, ये कहाँ तक, कहाँ पर यहाँ पर चलती है। ये जो बड़े बच्चे हैं, मैच्योर है, इसीलिए ये विधि ही हमको लागू होती है। ये विधि पहली कक्षा को लागू होगी क्या? नहीं होगी। तो हमारे यहाँ ये लागू होगी क्योंकि यहाँ पर हमें बताना होता है, नॉलेज देना होता है, और नॉलेज देने के लिए यहाँ पर ये करना पड़ता है। तो शिक्षक नियंत्रित विधि में आता है व्याख्यान विधि, पाठ प्रदर्शन विधि, जहाँ पर पाठ का प्रदर्शन किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, किस तरह से, जिस तरह से मैंने ये पढ़ा रहा हूँ या फिर कौन वर्गों को पढ़ाया, वैगोतस्की को पढ़ाया, जिन ब्याजी को पढ़ाया, वो पाठ प्रदर्शन विधि है। अनुवर्ग शिक्षण विधि, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है
और सिर्फ यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ उसको क्या करते हैं, लर्न करते हैं। यानी ये जो विधियां है ये वन वे है, टीचर की ओर से जाने वाला, ज्यादातर बच्चा यहाँ पर एक्टिव नहीं रहता ज्यादातर। दूसरा भाग है छात्र नियंत्रित, जिसपे छात्र नियंत्रण करता है। देखो अब यहाँ पर परिवर्तन हुआ है शिक्षण में, और 19वीं सदी तक क्या था कि पूरा टीचर केंद्रित था। 20वीं या फिर 21वीं सदी में हम जब पदार्पण कर रहे हैं तो हमने बच्चों को अहम माना। जो शिक्षा विधि है हमारी, इस शिक्षा विधि में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को हमने छोड़ दिया, और हमने एक्सेप्ट किसको किया, हमने एक्सेप्ट किसको किया, छात्र नियंत्रित। करेक्ट, हमने एक्सेप्ट उसको किया जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन बराबर। अब ये स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को जब हमने मान लिया तो यहाँ पर अहमियत किसको चली गई, स्टूडेंट को। इस स्टूडेंट को क्या समझ में आता है, किस तरह से समझ में आता है, ये ध्यान रखने के लिए हमने अलग अलग तरीकों को अपनाया, अलग अलग नीतियों को अपनाया, अलग अलग पाठ्यचर्या को अपनाया, और उस पाठ्यचर्या को अपनाते वक्त हम बच्चों को क्या कितना कैसे समझ में आता है ये देखा। और ये देखते हुए जहां पहली विधि में जो शिक्षक नियंत्रित था वहां अहमियत थी टीचर को, और छात्र नियंत्रित सेंटर में अहमियत है स्टूडेंट को। स्टूडेंट को क्या कितना समझ में आता है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहां स्टूडेंट को प्राथमिक दर्जा है, प्राथमिक स्थान है, और शिक्षक को गौण स्थान है। शिक्षक कैसे दिखता है, उसको कितना ज्ञानी है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो कैसे पढ़ाता है, बच्चों को कैसे समझता है, बच्चों को तकलीफों को कैसे जानता है, ये महत्वपूर्ण देते हुए बच्चों की इसी बात को ध्यान रखकर बच्चों के स्वाभाविक रूप से उसको पढ़ाया जाता है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है, उसमें योग्यता डाली जाती है जिससे वो विकसित हो। ये छात्र नियंत्रित केंद्र में आता है। तीसरा है समूह नियंत्रित अनुदेशन, जिसमें पूरे छात्र का समूह होता है। समूह यानी ग्रुप, समूह यानी ग्रुप, ग्रुप को बांट बांट कर एक एक सब्जेक्ट दिया जाता है, और टीचर खुद के निगरानी में वहां पर वो उस विधियों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और वहां पर जैसे कि वाद विवाद हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, शेयर एंड पेयर हो, इन बातों से वो क्या करता है, इन तकनीकों से वो क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। हाँ, फिर वो शैक्षणिक यात्रा हो जिसको हम एजुकेशनल ट्रिप बोलते हैं, सहल, हाँ, फिर योजना विधि हो, प्लानिंग करते हैं हम कहाँ ना कहाँ जाने का, जिसको हम क्षेत्रीय भेंट बोलते हैं बराबर। प्रवास वर्णन असते, हाँ, जैसे कि कुछ ना कुछ ऐतिहासिक खोज करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका नियंत्रित करते हैं। समूह निर्देशित, सिर्फ क्लास में बिठा कर ही नहीं, तो क्लास से बाहर लेकर जाकर ग्रुप बनाकर हम पढ़ा सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, प्रकल्प कर सकते हैं, मेथोडोलॉजी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को समूह समूह यानी ग्रुप, दो दो का, तीन तीन बच्चों का, चार चार बच्चों का, पांच पांच बच्चों का हम ग्रुप कर कर उनको नियंत्रित करते हैं। शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षक और छात्र दोनों को भी नियंत्रित करना है। इस विधि में दोनों बच्चे एक्टिव होते हैं, दोनों की भूमिका देखते हैं। हाँ, तो ये समूह केंद्रित अनुदेशन हो गया। अब है छात्र शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों भी इस अनुदेशन को एकत्रित करने का, उसको समझाने का, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका अहम होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, प्रश्न उत्तर विधि होती है, प्रश्न पूछने वाला टीचर होता है, आंसर देने वाला स्टूडेंट होता है। पूछने वाला ही अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आंसर कौन देगा, या फिर किसका आंसर देना है, तो इसीलिए दोनों का भी यहाँ पर समावेशन होता है।
तो कभी कभी एक ही मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करते स्कूल में, क्लास में, तो ये चारों भी अनुदेशन का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी तो बच्चों को ये समझ में आता है। तो ये शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन है। उसमें प्रश्नोत्तर विधि, हाँ, उसमें प्रश्नोत्तर विधि के साथ अन्वेषण विधि, हाँ, जिसकी खोजबीन करनी है, सामूहिक वाद विवाद हो, संवेदनशील प्रशिक्षण हो, इन सब में शिक्षक और छात्र दोनों का भी इसमें हिस्सा होता है, और ये उसके बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण है। शिक्षण सहायक सामग्री, अब हमें देखना है कि जो टीचिंग के लिए हेल्पफुल क्या है, जिसको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। अब ये टीचिंग एड जो होते हैं और जिसकी वजह से बच्चे समझते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हमें शिक्षण, ये जो टीचिंग एड्स हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? करना चाहिए सर। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बच्चों को जल्दी समझ में आने के लिए। बच्चों को समझ, और उनका इंटरेस्ट आता है सर उसमें। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई अगर चित्र उन्हें दिखाते हैं तो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं। बराबर। और तो ये शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो हमें एक चित्र 100 शब्द बताता है, इजी करने के लिए, इजी इजी में बताने के लिए। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक टीचर थी, वो टीचर डीएड बीएड नहीं थी, लेकिन वो क्लासेस लेती थी। तो वो क्लासेस वाली टीचर क्या हो गया, उसको स्कूल में दाखिल करा गया और वहां पर टीचिंग कर रही थी। एक बार वो रक्ता विसरण प्रक्रिया पढ़ा रही थी, जिससे खून किधर जाता है, कहाँ से कैसे जाता है, ये पढ़ाना था। तो उसने क्या किया, तो चित्र बनाना शुरू किया। वो चित्र बना रही थी कृष्ण धवल पट पर, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड पर बना रही है। और उसने शुरू किया बनाने का, खत्म हो गया 30 मिनट के बाद। जैसे वो चित्र पूरा हुआ, वैसे उसका लेक्चर भी खत्म। और उसने कहा कि चलो बच्चों, हम कल पढ़ेंगे, आज हमने डायग्राम देख लिया, कल पढ़ेंगे। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी उसने वो डायग्राम बनाने में वक्त गया। ऐसे 3-4 दिन हुआ, 3-4 लेक्चर हुए, सिर्फ उसकी डायग्राम आ रही है, डायग्राम बना रही है, आ रही है, डायग्राम बना रही है, आ रही है, डायग्राम। तो उसको क्या करना चाहिए था, वहां क्या करना चाहिए था, जैसे उसका वक्त भी बच जाए और वो लेक्चर भी खत्म। 4 लेक्चर हुए, लेकिन 4 लेक्चर चित्र चित्र बनाकर लाना चाहिए था। ये वेरी नाइस। और एक तो चाह के चित्र बनाकर ही लाए और वहां पर अटका ले। लाए। और एक ही तरीका, और दूसरा कौन सा तरीका हो सकता था कि जो वो रेडीमेड भी चित्र मिलते हैं ना सर, करेक्ट उसमें से करेक्ट चार्ट भी मिलते हैं, वो भी हो सकता था। वेरी चार्ट नाइस। और क्या कर सकती थी? वापर करून वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल है। और वो वीडियोस भी आते हैं ना सर, जैसे हाँ, ऐसा वीडियोस भी आते आधी हैं, ये घंटे। दिखा। देखो हमें क्या हुआ, ये क्यों इस्तेमाल किया उसने, या फिर करना था उसको, ये क्यों इस्तेमाल, अभी जो आपने बताया ना, ये क्यों इस्तेमाल करनी है, क्यों करनी है? बच्चों की बच्चों को कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। यस, वो कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाए, ज्यादातर उसको समझ में आए। हम ये जो काम करते हैं वो हमें सहायक है, ये चित्र हमें सहायक होता है, वो पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, वो कंसेप्ट को इजी करने के लिए, जो बच्चों को तुरंत समझ में आए। तो हेल्पफुल सामग्री है हमारे लिए। हम अगर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चा हम क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ब्लैक बोर्ड से लेकर तो बहुत सारे वो प्रोजेक्ट ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले तो इसमें इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है इस तरह। एक है ऑडियो, दूसरा है वीडियो, और तीसरा है ऑडियो वीडियो सामग्री, बराबर, ऑडियो वीडियो विजुअल जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो श्रव्य सामग्री है, जो सुनना है, दृश्य यानी देखना है, और दृश्य श्रव्य सामग्री, तो इसमें कौन कौन सा आता है, इस पर क्वेश्चन बनता है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से श्राव्य वाली सामग्री कौन सी है और कौन सी नहीं है, इस तरह के आते हैं। फिर श्राव्य में क्या आता है, श्राव्य में आते हैं वास्तविक पदार्थ आते हैं। श्राव्य है कि श्राव्य है ये? हाँ, ये श्राव्य। बस श्राव्य नहीं, नहीं नहीं, श्राव्य नहीं थी। फिर क्या है? वास्तविक पदार्थ कसं श्राव्य क्या है म्हणजे फिर? दृक दुःख है, आहे ना दृक। सर। तो आपको भी पता चलना है ना, आपको भी पता चलना है।
मैं यही दिखाकर चलेगा क्या? नहीं, तो आपको भी देखना ये क्या है, सब कुछ दिए गए वाले क्या दृक है? श्राव्य. दृक सामग्री. नाही दृक आहे, नुसतं दृक आहे, नुसतं दृक आहे. येणार. हा फक्त दृक दृक म्हणजे विज्युअल, दृक म्हणजे केलं. विज्युअल, आणि ऑडिओ म्हणजे ऐकू येणे, ऐकणे. श्रवण. आणि ऐकणे. दोन्ही पण काम करतो, म्हणजे दृक आणि श्राव्य. ऐकू पण येतं ना, तो बोलतो सुद्धा. ऐकणे पण आणि ऐकणे पण आणि बोलणे पण, बरोबर का? आणि दिसणे पण, दिसणे. आता दिसणे आणि ऐकणे ह्या दोन प्रक्रिया आहेत. श्रव आणि दृक आणि श्राव्य आपण ज्याला म्हणतो. हा जो ते श्राव्य आहे नाहीये, तर दृक आहे, बरोबर. आणि दृक सामग्रीमध्ये बघा वास्तविक पदार्थ येतात जे दिसतात आपल्याला, जसं की झाड आहे, गाडी आहे, मोटरसायकल आहे, हे दिसतं वास्तविक पदार्थ. मी जर ऍपल दाखवलं तर तुम्हाला ऍपलच दिसेल, दुसरं काय दिसणार आहे? तो ये जो कुछ है, नमुने असतात, चार्ट असतात, मानचित्र म्हणजे नकाशे असतात, रेखाचित्र असतात, काही ग्राफ्स असतात. ग्राफचे पण भरपूर प्रकार आहेत, चार्ट आहेत, बुलेटिन बोर्ड आहे, पॅनल बोर्ड आहे, संग्रहालय आहे, ब्लॅकबोर्ड आहे, चित्र विस्तारक यंत्र डिस्कोप ज्याला आपण म्हणतो, स्लाइड्स असतात, फिल्म पट्टियां तथा प्रोजेक्टर. ये जो पूरी चीजें हैं दृक चीजें हैं. कसली चीज आहे? दृक वाले. आता हे आहे कसले? श्राव्य वाले. सांगा मग कोणकोणते? रेडिओ, रेडिओ, टेलिफोन, टेलिफोन, ग्रामोफोन, टेलिप्रोफेसिस, टेप रेकॉर्डर. रेकॉर्डर. हा, की हे काय आहे? वन वेज आहे ना. येईल ना सर याच्यात हा, नाटक काय म्हणते? नाटक पण येईल ना दृक नाटक नाही श्राव्य. येणार, नाटक कसं येईल? नाही नाटक कसं येईल? फक्त ऐकायला आहे आपल्याला, ऐकायचं, बघायचं नाहीये. नाटकामध्ये तुम्ही जे रोल करणार ते आम्हाला दिसणार आहे ना, बरोबर आहे का? दृक श्राव्यामध्ये. हा, ते दृक श्राव्यामध्ये झालं. रेडिओ मध्ये फक्त आवाज येतो, बरोबर की नाही? तुम्ही त्याला म्हणता का आदिराम सराफ बोलतोय मी, हा बोल बाबा, काय म्हणतो, आहे की नाही? FM हो सर. 103.4 वरती सोलापूर FM, बिग FM बंड्या सोबत, अमुक सोबत ऐकतो की नाही? हा, हे झाला. हा कसला झाला? श्राव्य झाला का दृक झाला? श्राव्य. फिर है टेलीफोन, जो वन में है, सुनाई देता है. टू वे है, तुम्ही पण बोलता, पण ऐकू येतं ना आपल्याला तिकडून समोरचं काय बोलतो ते. टेलिफोन किंवा हे याच्या अगोदर ग्रामोफोन म्हणून होता, त्याच्यातून आवाज येत होता. टेलिकॉन्फरन्सिंग असेल की ज्याच्यामध्ये आपण ऐकू शकतो, टेप रेकॉर्डर आहे ज्याच्यामध्ये आपण आपला आवाज ऐकू शकतो किंवा इतरांचा पण आपण ऐकू शकतो. हे आहेत सगळे श्राव्य सामग्री. त्यानंतर दृक श्राव्य दोन्ही पण असणार आहे. सांगा बघू आता. दूरदर्शन, कॉम्प्युटर, परत ऑडिओ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ते पण येते. हा, टीव्ही, प्रोजेक्ट, ऑडिओ व्हिज्युअल, प्रोजेक्टर, VCD प्लेअर, टीव्ही, चलचित्र. इन्क्लूड त्याच्यातून दोन्ही आवाज येऊ शकतो, म्हणजे दिसूही शकतो आणि आवाज येऊ शकतो. असे सगळ्या टीव्हीवरच्या जाहिराती असतील, काही बोर्ड लावले जातात बघा, ह्याच्यामध्ये डिजिटल बोर्ड लावले जातात की ज्याच्यातून आवाज येते, जाहिरात येते बघा. पुन्हा गाडगीळ, दागिन्यांचं माहेर, आहे की नाही? कसं आहे? हा, अरे हे रस्त्याला लावलेलं असतं, पार्कला म्हणा, वरच्या कोपऱ्याला म्हणा, इकडल्या कोपऱ्यात. आणि लक्षात घ्या, मी कुणाची जाहिरात करत नाही ना, तर म्हणणार सर मी कसं काय पुन्हा गाडगीळची जाहिरात केली बाबा. त्याच्यानंतर ना ते 7 रस्त्याला एक नवीन झाले बघा सोन्याचं, काय नाव? आपटे. कुणाला आपटू? आपटेच आहे सर. हा, आपटेच आहे, कोपऱ्याला आहे. ते खाली एक नवीन झालं बघा मागच्या वर्षी, कोण तर हिरोईननी येऊन त्याला हे केलं बघा, ओपनिंग केलं. काय नाव आठव ना मला? कल्याण. हा, कसं आठवतं बाबा झटक्यात, कल्याणी. कोण आलं हिरोईन त्याला उद्घाटन करायला? आता ते सांगावं म्हणलं तर अवघडच आहे. सर काय तर म्हणतात बाबा म्हणून. नाही काय म्हणत, सांगा चला. कोण होतं त्याचं उद्घाटन करायला आलेली? ठीक आहे, माहित नाही? बरं, नाही. ठीक आहे. सोनाक्षी सिन्हा आली होती. बरं माहित आहे बरं तुम्हाला, आहे का नाही? मला माहित नव्हतं, पेपरला आलेलं बघितलं.
या ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टीमधून आपल्याला काय शिकायला मिळतं, तर लगेच ते आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो, लक्षात राहू शकतात. कारण दृक आणि श्राव्य दोन्ही पण एकदाच येतात. आपलं ज्ञान ग्रहण कसं होतं माहितीये का? ज्ञानाला ग्रहण करण्यासाठी आपले पंचेंद्रिय आहेत, बरोबर? 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. कोणकोणती आहेत? 5 ज्ञानेंद्रिय कोणकोणती आहेत? जीभ, डोळे, नाक, डोळे, कान, नाक, त्वचा, त्वचा. त्वचा आणि कान. आणि एक शिक्षक म्हणून आपण किती वेळा वर्गात बडबडणार आहोत, किती वेळा बोलणार आहोत. म्हणून आपल्याला असे सहाय्यक आपल्याला ही सामग्री हवी असते की ज्याच्यामधून आपल्याला एक्सप्लेन करताना काही गोष्टी लगेच तुरंत कळायला किंवा मुलांना सांगता याव्या. एक चित्र 100 शब्दांचं काम करतो. एक चित्र 100 शब्दांचं काम करतो. डोळा हे ज्ञानेंद्रिय जवळजवळ 80 ते 83% ज्ञान ग्रहण करतात, मग राहिलेले बाकीचे करतात. अलग लक्षात, नुसतं बघण्यानं 83% होत असेल तर डोळा किती महत्वाचा आहे, डोळा किती महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे जे आपले पंचेंद्रिय आहेत, आता बघा पिक्चर बघितल्यानंतर न जास्त काळ स्मरणात राहतो, गाणं आपल्याला आठवतं, जशीच्या तशी ती नाचणारी हिरोईन आपल्याला आठवते, झुकेगा नहीं साल्यामध्ये त्याची ऍक्शन आपल्याला आठवते, परंतु साधं एक्स बरोबर वाय आणि वाय बरोबर एक्स कधी का आठवत नाही, का बरे? म्हणजे आठवलं तर ते चुकतंच. का बरं असं होत असेल? आठवलं का कधी? सर मी पिक्चर बघते परंतु सेटेटचा अभ्यास करताना एकही शब्द लक्षात राहत नाही, का बरं असं होत असेल? आता तुम्ही सगळे शिक्षक आहेत, तुम्हाला पण माहित असलं पाहिजे का बरं असं होत असेल. फक्त श्राव्य पद्धतीने शिकवलेलं असतं आणि हे दृक कसं श्राव्य व्हिज्युअल दोन्ही असते पण ना, असते. दृकश्राव्य दोन्ही आणि सगळं ते लक्ष जास्त असतं. काय स्मरणात राहतं सर. याचाच अर्थ काय? दृकश्राव्याचा अर्थ केला म्हणजे याचाच अर्थ काय, तर जेव्हा ज्ञान ग्रहण करत असताना एकापेक्षा जास्त ज्ञानेंद्रियाचा वापर होतो त्यावेळेस ते ज्ञानग्रह पक्क होतं. त्याच्यामुळे शिक्षण पद्धतीमध्ये आपण ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंगवर जास्त फोकस दिला आणि ज्यामध्ये आपले सगळे ज्ञानेंद्रिय कामाला लागतील. आता ज्यावेळेस आपण एखादं चित्र दाखवत असताना एक्सप्लेनेशन करतो त्यावेळेस आपण बोलणं आणि दाखवणं या दोन्ही काम करत असतो, म्हणजे दृक्श्राव्य करतो, म्हणजे कान आणि डोळा हे 2 काम उपयोगी आले. परंतु ज्या वेळेला ती हिरोईन नाचते ज्यावेळी पडद्यावरती, जे गाणं येतं मागं नाचत असते त्यावेळेस कुठले फक्त डोळा आणि कानच आहे का, तर नाही. त्यावेळेस आपल्या भावना सुद्धा त्यामध्ये उद्रेक पावतात आणि त्याच्यामुळे ते दीर्घकाळ स्मरणात. म्हणून आपले टीचिंग लर्निंग मध्ये सुद्धा जोपर्यंत आपण विद्यार्थ्यांच्या मल्टी सेन्सचा यूज त्या ह्याच्यामध्ये करत नाही, त्यांना व्यस्त ठेवत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना ते दीर्घकाळ स्मरणात राहू शकत नाही. त्यामुळं ऍज अ टीचर म्हणून आपल्याला ह्या जे काही सहाय्यभूत सामग्री आहे त्याचा वापर करून आपल्याला शिकवता आलं पाहिजे आणि ते आपण शिकवायला सुद्धा. समजलं तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी? समज में आया? Yes, sir. हा सर.